नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज में हिमाचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेन हजारिका को नजरअंदाज करने के लिए कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। 140 करोड़ देशवासियों को बताया अपना रिमोट कंट्रोल। प्रधानमंत्री मोदी ने असम को दी 6,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कुछ ही देर बाद बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन। हिंदी दिवस पर अमित शाह ने कहा, सारथी ऐप को अनुवाद की प्रणाली में एक नई क्रांति के रूप में ऐप में हिंदी से भारत की सभी माननीय भाषाओं को सरलता से अनुवाद करने की व्यवस्था। सुशीला कार्की ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर संभाला पदभार। राष्ट्रपति पौडेल ने सभी पक्षों से आम चुनाव को सफल बनाने का किया आह्वान। और खेल की खबरों में एशिया कप क्रिकेट में आज भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। भारत की नजर जीत के साथ होगी अंतिम 4 की दावेदारी मजबूत करने पर। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के दरांग में 6,300 करोड़ रुपए से अधिक की प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने दरांग में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जेएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुवा नरेंगी पुल की आधारशिला रखी, जिससे संपर्क में सुधार होने के साथ ही इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की भी आधारशिला रखी, जिससे शहरी गतिशीलता में बढ़ोतरी होने के साथ यातायात की भीड़-भाड़ कम होगी। राजधानी के साथ उसके आसपास के संपर्क में सुधार आएगा। इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों को कांग्रेस की तरफ से मिल रहे समर्थन पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों और संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। भारत के किसानों, भारत के नौजवानों, हमारे आदिवासियों का हक हम किसी को नहीं छीनने देंगे। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, बस सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष के अनर्गल टिप्पणी पर उसे आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भूपेन हजारिका का अपमान करने वाले लोगों को असम की जनता माफ नहीं करेगी। जिस दिन भारत सरकार ने इस देश के महान सपूत
असम के गौरव भूपेंद्र हजारिका जी को भारत रत्न दिया। उस दिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बयान दिया था कि ये मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है, मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। असम के बेटे का, भारत के सपूत का कांग्रेस ऐसे अपमान करती है, बहुत दर्द होता है। और इनका तो अहंकार इतना है कि नामदार जब कामदार की पिटाई करते हैं और दर्द के कारण अगर कामदार के मुंह से दर्द की आवाज निकल जाए तो उस पर ज्यादा जुल्म करते हैं कि तुम्हें रोने का भी अधिकार नहीं है, तुम नामदार के सामने कामदार होकर के कैसे रो सकते हो। ऐसा अहंकार सार्वजनिक जीवन में शोभा नहीं देता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में नुमालीगढ़ में बांस आधारित दुनिया के सेकेंड जनरेशन बायो एथेनॉल प्लांट के लोकार्पण के साथ ही पॉलीप्रोपिलीन प्लांट की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गोलाघाट स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल में बांस फीड स्टॉक का उपयोग करने वाले दुनिया के पहले द्वितीय पीढ़ी के जैव इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। साथ ही अत्याधुनिक पॉलीप्रोपाइलिन संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। करीब 12,200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश वाली इन परियोजनाओं से भारत के ऊर्जा परिवर्तन और पेट्रोकेमिकल विकास को नई गति मिलेगी। One is the plant which will make ethanol from bamboos. It's the first plant of its kind in the world. It will process 5 lakh tons of bamboo every year, that is 500,000 tons of bamboo every year, and produce 50,000 tons of ethanol. My understanding is this production has already started. लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित द्वितीय पीढ़ी का बायो एथेनॉल संयंत्र दुनिया में अपनी तरह का पहला संयंत्र है, जो सालाना 5 लाख टन बांस को संसाधित करके 50,000 टन इथेनॉल का उत्पादन करेगा। यह उच्च मूल्य वाले औद्योगिक उप उत्पादों जैसे कि परफुरल, एसिटिक एसिड, बायोचार, सक्रिय कार्बन, साथ ही 25 मेगावाट हरित बिजली भी उत्पन्न करेगा। इस संयंत्र से हर साल कच्चे तेल की आयात को 230 करोड़ रुपए तक कम करेगा। इससे भारत के इथेनॉल मिश्रण लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी। संयंत्र के निर्माण से 5,000 से अधिक नौकरियों का सृजन होगा। इससे करीब 50,000 से अधिक परिवारों को सीधा लाभ होगा। 7,231 करोड़ की लागत से बनने वाले 360 किलो टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले पॉलीप्रोपाइलिन संयंत्र में जर्मन लुम्मस नोवोलेन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इससे भारत की पॉलीप्रोपाइलिन आयात निर्भरता में 20% की कमी आएगी। इस संयंत्र से सालाना 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत होगी और प्रतिवर्ष 75,000 मानव दिवसों के बराबर रोजगार सृजित होंगे। इससे सालाना लगभग 1 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है, जिससे स्वच्छ विनिर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। 300,000 मेट्रिक टन 300 TMT ऑफ ड्राई बेम्बो खाएगा। वो आप वेट बेम्बो के हिसाब से देखेंगे तो 500 TMT होता है। तो वो लेके हम 50 TMT ऑफ इथेनॉल बनाएंगे, 19 TMT ऑफ फॉस्फोरल बनाएंगे, 11 TMT ऑफ एसिटिक एसिड बनाएंगे और 25 मेगावाट ऑफ पावर बनाएंगे।
प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान नुमालीगढ़ में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की ये पहल असम के विकास को नई दिशा देगी। पहली बार हम यहाँ का युवा बहुत उत्साहित है और पहली बार एनआरएल में हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहा है। प्रधानमंत्री आने के बाद यहाँ पर एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि यहाँ में एक बायो इथेनॉल का इनॉग्रेशन करने वाला है, जिससे यहाँ का युवा, यहाँ का किसान बहुत लाभान्वित होने वाला है और यहाँ का सारा युवा इस इंडस्ट्री से जुड़ सकता है। हमारे यहाँ लोकल सेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है और गौरव का बात है। जी आप बताइए। हम लोग के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और यहाँ पे बहुत भी रोजगार मिलेगा युवा को और मतलब जो बैम्बो यहाँ से जाएगा जितना भी बैम्बो किसानों को भी बहुत ज़्यादा मतलब फायदा होगा। हम सभी महिलाएं बहुत एक्साइटेड है, युवा भी एक्साइटेड है, यहाँ का गोलाघाट का पूरा लोग एक्साइटेड है उसको वेलकम करने के लिए। उसका आने से जो यहाँ एक इंडस्ट्री हुआ है, खाली वो इंडस्ट्री नहीं, यहाँ का युवा है, यहाँ का किसान, यहाँ का महिलाएं, सभी इकोनॉमिकली बहुत प्रॉफिट होंगे। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को तो दिखाती ही हैं, साथ ही स्वच्छ ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स और ग्रामीण समृद्धि के केंद्र के रूप में पूर्वोत्तर के विकास की प्रतिबद्धता को भी नए आयाम देती हैं। असम का नुमालीगढ़ अभी तक रिफाइनरी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वह विश्व के पहले बांस आधारित एथेनॉल प्लांट के लिए भी जाना जाएगा। इस प्लांट के लगने से न सिर्फ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बड़ी संख्या में आसपास के लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है, साथ ही किसानों को भी इसका बड़ा फायदा होगा। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अजीत द्विवेदी, नुमालीगढ़, असम। आज देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर हिंदी दिवस की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि आप सभी को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं। हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी पहचान और संस्कारों की जीवंत धरोहर है। इस अवसर पर आइए हम सब मिलकर हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाने और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक गर्व के साथ पहुंचाने का संकल्प लें। विश्व पटल पर हिंदी का बढ़ता सम्मान हम सबके लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। हिंदी दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से सरकारी कामकाज में हिंदी को बहुत बढ़ावा दिया गया। अमित शाह ने कहा कि हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को विज्ञान, न्याय और प्रशासन की धुरी बनाने का लक्ष्य है। 2014 के बाद सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। 2024 में हिंदी दिवस पर भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बने। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर हिंदी दिवस की बधाई दी। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं उन्होंने लिखा और कहा कि हिंदी हमारी संस्कृति और परंपराओं की प्रति बढ़ती वैश्विक रुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विश्व भर में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में लगे सभी भाषाविदों और हिंदी प्रेमियों का विशेष रूप से अभिनंदन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट कर हिंदी दिवस को लेकर बधाई दी। उन्होंने लिखा, हिंदी दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी केवल भाषा नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और भावनात्मक एकता की सशक्त अभिव्यक्ति है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक हिंदी ने देश को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन का संकल्प लें। हमारा ये संकल्प राष्ट्र को और अधिक मजबूत बनाएगा। और अब बात जीएसटी के सुधारों से जुड़ी हुई। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर सरकार ने जीएसटी समाप्त कर दिया। ये रिफॉर्म लाखों भारतीयों के भविष्य को और अधिक सुरक्षित बनाएगा। जोधपुर वासी सरकार के इस फैसले को सुनकर बेहद खुश है। 0% किया गया जीएसटी को। ये इस पूरे सेगमेंट को, हॉस्पिटल सेगमेंट्स को, और भारत सरकार की जो योजना है 2047 तक
पूरे भारत को इंश्योर करने का, उन दोनों की योजनाओं पर काम करेगा। अभी देखिए आपकी जिस तरह से जीएसटी का जो भार है 18% तक था, उससे वजह से आज भारत के अंदर जो 30% जनसंख्या है, यानी कि अभी भी 90 करोड़ के जो लोग हैं वो भी अभी इंश्योर्ड नहीं है। तो सरकार का उद्देश्य उन सभी लोगों को इंश्योरेंस में करना, आम नागरिक के लिए ही इन्होंने किया है और इसका सीधा फायदा पूरा आम नागरिक को ही मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने बहुत सारे जीएसटी की दरों को कम किया है। इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट दिया है, इंश्योरेंस क्षेत्र को पूरा जीरो जीएसटी कर दिया है। 0% जीएसटी में करने से इंश्योरेंस के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, इंश्योरेंस सस्ता होगा, आम आदमी की हद के अंदर इंश्योरेंस पहुंचेगा। भारत की सरकार में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने पॉलिसी धारकों को जो एक बेनिफिट दिया है, एक सौगात दी है, देश के जितने भी पॉलिसी धारक हैं उनको सबसे बड़ी सौगात दी है कि उनके ऊपर जो 18% जो जीएसटी का कर लगता था उसको समाप्त कर दिया है। पॉलिसी धारक उसका डर रहता है कि मेरा ये प्रीमियम ज्यादा बन रहा है तो मैं कम लूं या बाद में ले लूं, तो ये डर खत्म होगा और पॉलिसी धारक बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं। डॉक्टर मुरुगन ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर प्रभावितों से बातचीत की, उनका दुख दर्द जाना। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस आपदा में केंद्र सरकार पंजाब के लोगों के साथ खड़ी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। We are all aware of this situation in Punjab. Honorable Prime Minister announced that 1,600 crore relief to the state. I visited 4 of villages. Almost the damage assessment is taking place, and the people's local panchayat leader and the sarpanch and all the affected people, I met them, and they told they need a permanent solution. Major issue the people's demand. If that channelize is going to do the proper, or it will be in the future course or the long vision, insurances has to be released. I given the order, I given the yesterday suggestions, and I also told that expedite fastly. एल मुरुगन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि संकट की इस घड़ी में राहुल गांधी कहां हैं? You stand for the concerned people's welfare. This is our concern. We are working for the people closely with the states, and we are whatever the assistance needs. The assistants are helping other states also and voluntary organizations also. Our Karyakartas, Seva Bharati, like organizations, they are working in the field. Where is Rahul Gandhi? Why Rahul Gandhi is not visited? So this is not at all the question. This is the situation. We all work together to stand with the people. इस दौरान उन्होंने सीएम भगवंत मान के तमिलनाडु दौरे पर उन्हें आड़े हाथों लिया। डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि पंजाब जब बाढ़ की वजह से मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने राज्य को मझधार में छोड़कर तमिलनाडु दौरे पर चले गए। He went to Tamil Nadu's chief minister. He didn't spend anything. Whether what is the purpose of the visit? Here the flood is there. What is the purpose of the visit of Tamil Nadu 2 days? See, whether flood hit the state, after from he want to stay here, he visited there. झारखंड के पलामू जिले के मनातू जंगल में पलामू पुलिस ने अपने 2 साथी जवानों की शहादत का बदला ले लिया। पुलिस बल ने मनातू और तरहसी के सीमावर्ती जंगल में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC के इनामी कमांडर मुखदेव यादव को मार गिराया। मुखदेव यादव के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सुरक्षा बलों ने शव के पास से एक इंसास राइफल भी बरामद की। दरअसल 3 सितंबर को TSPC के साथ हुए मुठभेड़ में जवान संतन मेहता और सुनील राम शहीद हो गए थे, जिसके बाद 10 लाख रुपए के इनामी कमांडर शशिकांत को टारगेट कर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च अभियान में कोबरा, जगुआर समेत अन्य बलों के 200 से अधिक जवानों को तैनात किया गया। सर्च अभियान के क्रम में मनातू के जंगलों में जैसे ही सुरक्षा बलों की टीम घुसी, वैसे ही TSPC के नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसकी जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की, जिसमें इनामी नक्सली मुखदेव यादव मारा गया।
एसपी रेशमा रमेशन ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि इलाके में सर्च अभियान अभी भी जारी है। खबर गुजरात से, जहां के भरूच में एक फैक्ट्री सांघवी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में भीषण आग लगी। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आग तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी है। हालांकि अभी तक किसी के भी जान के नुकसान की कोई खबर नहीं। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। खबर नेपाल से, जहां के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने सिंह दरबार में आज अपना कार्यभार संभाल लिया। नेपाल में गंभीर राजनीतिक हलचल के बाद अब कार्की महत्वपूर्ण भूमिका में आ गई, जिन पर नेपाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। सुबह 11 बजे कार्की अपने कार्यालय पहुंची और कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक की। बीते सोमवार को जेनजी का प्रदर्शन नेपाल में शुरू हुआ था और ये काफ़ी हिंसक साबित हुआ, जिसने नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। इस हिंसा में कई लोगों की मौत हुई और सरकारी संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचा। जेनजी के प्रदर्शन के बाद संसद के निचले सदन को भंग कर दिया गया, क्योंकि लगातार अंतरिम सरकार के गठन की मांग की जा रही थी। लिहाजा सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी और उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अब उन्हें अपना कार्यभार संभाल लिया गया है। रुक करते हैं खेल जगत की खबरों का। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता जैस्मिन लंबोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में उन्होंने पोलैंड की जूलिया को मात देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इससे पहले जैस्मिन ने सेमीफाइनल में वेनेजुएला की कैरोलिना अल्काला को 5-0 से परास्त किया था। यूएई में खेले जा रहे क्रिकेट एशिया कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से है। दोनों ही टीमों ने प्रतियोगिता में जीत के साथ शुरुआत की। भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से हराने में सफलता पाई, तो वहीं पाकिस्तान ने अपने पहले मुकाबले में ओमान के खिलाफ जीत दर्ज की। देखिए रिपोर्ट। एशिया कप में धमाकेदार आगाज करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम तैयार है इस टूर्नामेंट के हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए। टीम इंडिया अपने दूसरे मैच में अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगी। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। भारत ने अपने पहले मुकाबले में यूएई को 9 विकेट से हराने में सफलता पाई, तो पाकिस्तानी टीम ने भी अपने पहले मैच में ओमान के खिलाफ 93 रन से बड़ी जीत दर्ज की। हालांकि अब दूसरे मुकाबले में दोनों टीमों के लिए चुनौती पहले से कहीं बड़ी होगी। दोनों टीमों के बीच अब तक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो T20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान की टीम 13 बार भिड़ी है, जिसमें से 10 बार जीत भारत के हाथ लगी है, जबकि 3 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। ऐसे में T20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। एशिया कप में दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीमें एशिया कप में 18 बार भिड़ी हैं, जिसमें से 10 में भारत और 6 में पाकिस्तान को जीत मिली। 2 मैच बेनतीजा खत्म हुए। भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा हाई वोल्टेज मुकाबले देखने को मिले हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के ऊपर दबदबा बनाए रखा है। We've been very consistent in how we've played. Obviously, cricket at this level is about how you execute on the day. But yeah, being totally honest and looking at the recent form and how the teams have played, I would say India do start favourites tomorrow. ये दोनों टीमें इस साल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक बार फिर आमने सामने होंगी। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्टार खिलाड़ियों के बिना पाकिस्तान के सामने होगी। ऐसे में युवा खिलाड़ियों से सजी टीम इंडिया अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए हर हाल में ये मैच जीतकर पाकिस्तान का खेल खराब करना चाहेगी। यूएई को हराकर भारतीय टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। अब टीम इंडिया यही चाहेगी कि पाकिस्तान को मात देने के बाद वो सुपर 4 की तरफ एक कदम और बढ़ा दे। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। और भारत पाकिस्तान एशिया कप में ग्रुप मैच में आज ये दोनों आमने सामने होंगे। पिछले कुछ मुकाबलों पर नजर डालें तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आता है, तो वहीं T20 मुकाबलों में भी भारत को ही बढ़त हासिल है। देखिए दुबई से हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की ये खास रिपोर्ट। 5 रीजंस क्यों भारतीय टीम फेवरेट है पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप एनकाउंटर में। पहला बड़ा रीजन हेड टू हेड
में भारतीय टीम काफ़ी आगे है। भारतीय टीम 10 मुकाबले जीती है, पाकिस्तान टीम ओवरऑल T20 में भारत के खिलाफ 3 मुकाबले जीती है। और अगर आप एशिया कप की भी बात करें, दोनों फॉर्मेट्स ODI की या T20 की, भारतीय टीम का बेटर रिकॉर्ड है। स्पिन ट्रायो कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने UAE के अगेंस्ट कमाल की गेंदबाजी की। और दुबई के पिचेस में ये स्पिन तिकड़ी को खेलना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला पाकिस्तान टीम के लिए। बुमराह का प्रेजेंस होना 11 में यही टीम मैनेजमेंट और कप्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तानी टीम के लिए, जो पाकिस्तान की यंग टीम है, उसके लिए एज में यंग नहीं है, वैसे एक्सपीरियंस में यंग है, उसके लिए बुमराह की यॉर्कर्स को खेलना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर हम रीसेंट रिकॉर्ड भी देखें, रीसेंट फॉर्म भी हम देखें दोनों टीमों की, तो पाकिस्तानी टीम 2024 के वर्ल्ड कप के बाद 28 में से सिर्फ 13 मुकाबले जीती है, भारतीय टीम सिर्फ 3 मुकाबले हारी है। ओवरऑल हम कप्तानी की भी सूर्य कुमार यादव की बात करें, वो ओवरऑल कप्तानी में 23 मुकाबलों में उन्होंने कप्तानी करी है, सिर्फ 4 वो अभी हारे हैं। 80 से ऊपर का उनका जीत का औसत है। और क्या पाकिस्तानी टीम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बिना जीत सकती है? क्या उनमें वो कॉन्फिडेंस है कि वो भारतीय टीम को T20 जैसे और एशिया कप जैसे बड़े मुकाबले में इन दोनों के एक्सपीरियंस के बिना हरा पाएगी? ये बड़ी बात होगी। और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 40वें संस्करण का आयोजन हुआ। साइक्लोथॉन में इस बार पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी बाइचुंग भूटिया और दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलने वाले क्रिकेटर सुमित कुमार ने साइकिलिंग करते हुए फिटनेस का संदेश दिया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में संडेज ऑन साइकिल के 40वें संस्करण का आयोजन हुआ। संडेज ऑन साइकिल में इस बार रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0 के अवसर पर बड़ी संख्या में अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान महादान का संदेश दिया। संडेज ऑन साइकिल में इस बार पूर्व फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया और दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलने वाले क्रिकेटर सुमित कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये इनिशिएटिव जो ले रहा है, आई थिंक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, बिकॉज आई थिंक ये अवेयरनेस लाना फिटनेस के लिए, एक फिट रहना, आई थिंक इट हैज़ टू बी स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, बिकॉज हम लोग स्पेशली इंडियंस, भारतीय लोग, वी नीड टू स्टे फिट। एंड ये जो साइक्लोथॉन साइकिलिंग ये संडे को किया है, आई थिंक मैं खुद साइकिलिंग थोड़ा बहुत करता हूँ पहाड़ में, सिक्किम में, और आज दिल्ली में आके करना बहुत ही अच्छा लगा। सबके लिए एक लाइफ में एक फिटनेस का अहम रोल है, तो उसको अपने रूटीन में रहें तो बहुत बेटर होएगा। बहुत अच्छी चीज़ है, सारे लोग जागरूक हो रहे हैं, करीबन 200 से 300 लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो एक अच्छी चीज़ है लोगों को जागरूक करना फिटनेस के दौर पे। आगामी 17 सितंबर को हम पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष के साथ में पूरे विश्व की 50 कंट्री में 7,500 से ज़्यादा कैंप लगाने जा रहे हैं। आज जो ये अवेयरनेस रैली थी, इसका यही माध्यम था कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। हर हफ्ते आयोजित होने वाले संडेज ऑन साइकिल में समाज के हर वर्ग की भागीदारी देखने को मिल रही है। इस बार के आयोजन में बॉलीवुड एक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी साइकिलिंग करते नजर आए। Should be every day on cycle because the pollution is increasing. So for our small grocery shopping or while going in the morning for a walk for the milk or something, we should always use a cycle. Thank you to Modi ji and Fit India for organizing the Sunday cycle, and Sunday cycle has taken me back to my old memories. The time I used to cycle, and my dad is a sports person and he always asks me, Akansha, sports is the best thing, no matter you are girl or boy, everyone should be a part of sports. And I'll tell you, everyone is looking out for one or the other reason to make them confident, stay fit, come and join cycling. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मुहिम को साकार करने के उद्देश्य से सरकार हर मोर्चे पर प्रयास कर रही है। संडेज ऑन साइकिल इसी प्रयास का एक हिस्सा है। यही वजह है कि आज समाज में साइकिलिंग कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है। सुशील कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।